नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। आजकल जो है एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है लोगों के बीच में। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि पीओके को भारत में मिला लिया जाए? तो चर्चाओं के मध्य में कुछ लोगों द्वारा मुझसे ये प्रश्न पूछा गया है कि क्यों नहीं आप इसका एक ज्योतिषीय आकलन करते और लोगों को ये बताते कि पीओके का भारत में विलय होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो वो कब होगा और उसकी प्रोसेस क्या होगी, इत्यादि बातों पर मेरे लोगों के साथ में चर्चा होती रही है। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं इस विषय के ऊपर एक ज्योतिषीय आकलन की दृष्टि से, मेरा आकलन जो है शुद्ध रूप से ज्योतिषीय है। मुझे किसी राजनीतिक विमर्श से मेरा कोई लेना देना नहीं है। राजनीति के लोग क्या कहते हैं, कौन इसका समर्थन करता है, कौन इसका विरोध करता है, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। चूंकि ये सामाजिक चर्चा का विषय बन चुका है, तो ज्योतिषीय दृष्टि से इन तथ्यों में कोई दम है या नहीं है, या सिर्फ बातें हवा हवाई है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो एक ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के जरिए डॉक्टर महाराजा हरि सिंह द्वारा साइन अप किया गया और उसके भारत में विलय को मंजूरी दी गई, उसके बाद से लेकर के सारी कहानी सबको मालूम है। उसे दोहराने का कोई लाभ नहीं है। वो सब बातें इतिहास की बातें हैं, इतिहास के विद्यार्थी उसको ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। लेकिन जब वो कश्मीर का भारत में विलय हुआ तो उसके बाद में कुछ कबाइलियों द्वारा हमला हुआ और कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में रह गया और कुछ हिस्सा भारत में रह गया। और आज तक जो पाकिस्तान में जो हिस्सा है वो बड़ा विवादित रहा है। भारत हमेशा से उसके ऊपर अपना दावा करता रहा है कि ये भी हिस्सा हमारा है, क्योंकि वो ट्रीटी हो चुकी है, समझौता हुआ है, वो हिस्सा हमारा है। और पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उसके ऊपर वो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या अपना अलग नैरेटिव है, वह उन सब विषय में नहीं जाना चाहता। आज का विषय तो ये है कि पीओके का भारत में विलय संभव है या नहीं है, अगर होगा तो कब होगा। तो इसके लिए मैंने अपने भारतवर्ष की कुंडली बनाया हूं जो 15 अगस्त 1947 की कुंडली बनी हुई मेरे सामने रखी है। आइए हम इस कुंडली का थोड़ा सा अध्ययन करें और यहाँ देखें कि 15 अगस्त 1947 के 00 बजे यानी कि रात के 12 बजे जब वो दिन 15 अगस्त का दिन चालू हुआ था, उस समय की ये कुंडली है। अब चूंकि ये बात जो है पाकिस्तान से भी संबंधित है, तो पाकिस्तान की भी मैंने कुंडली बनाया हूं जो भारत की कुंडली से ठीक 24 घंटा पहले की है। कृष्णमूर्ति पद्धति के दृष्टि से इन दोनों कुंडलियों में लग्न में कोई अंतर नहीं है। लग्न उनका भी वृषभ आता है, पाकिस्तान की कुंडली का भी वृषभ लग्न आता है, लग्न में राहु बैठा है। सबको मालूम है, ये जो लोग ज्योतिष में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें ये बात मालूम है कि 24 घंटे में लग्न नहीं बदला। लग्न जो है रात को 12 बजे, 14 अगस्त की रात को भी 12 बजे वृषभ लग्न था और 15 अगस्त की रात को भी 12 बजे वृषभ लग्न था। राहु एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, वो 14 अगस्त की रात को भी लग्न में था और 15 अगस्त की रात को भी लग्न में ही था। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति की दृष्टि से कुछ चेंजेस तो फिर भी आए हैं, कुछ बदलाव तो हुए हैं। उन बदलावों का परिणाम आज हम देख रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ है और भारत कहाँ है, विकास की दृष्टि से, जनसांख्यिकी की दृष्टि से, आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, विश्व में मान सम्मान की दृष्टि से। आज जो भारत को विश्व में मान सम्मान हासिल है वो पाकिस्तान को नहीं है, सबको मालूम है ये वाली बात। तो ये अंतर किस प्रकार से आया है? मेरे जो अध्ययन के अनुसार कुछ विशेष ग्रह की परिस्थितियां उस समय बनी थी कि जिसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि जैसे कि लग्न का उपनक्षत्र स्वामी, पहली चीज, लग्न का उपनक्षत्र स्वामी भारत का 15 अगस्त की रात को लग्न का उपनक्षत्र स्वामी वो शुक्र था, जो लग्न का भी स्वामी है और लग्न का उपनक्षत्र स्वामी भी है। आप शुक्र की बलवत्ता देखिए। लग्न का स्वामी शुक्र, वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र है, लग्न का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो भी शुक्र है। इसके अलावा शुक्र में एक विशेष बात और है, शुक्र के स्वामित्व के 3 नक्षत्र हैं
उन तीनों नक्षत्रों में कोई भी दूसरा ग्रह उपस्थित नहीं है। इस प्रकार से यह उसकी तीसरी बलवत्ता। अगर किसी ग्रह के 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, 27/9, 9 तिया 27, यानी कि एक एक ग्रह के हिस्से में 3-3 नक्षत्र आए हैं। इसी प्रकार से शुक्र के नक्षत्र में भी 3 ग्रह आए हैं, भरणी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्र जो है ये शुक्र के स्वामित्व के। इन तीनों नक्षत्रों में दूसरा अन्य कोई भी प्लेनेट उपस्थित नहीं था 15 अगस्त की रात को। तो इस प्रकार से शुक्र जो है वो अतिरिक्त बलवान हो गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, पाकिस्तान की कुंडली में लग्न का उपनक्षत्र स्वामी वो राहु, राहु जो है वो लग्न में बैठा है। राहु के नक्षत्रों में ग्रह भी है, यानी कि राहु उनका कमजोर है। एक तो राहु धर्मांधता का प्रतीक, सबको मालूम है। तो उनके पाकिस्तान के मामले में धर्म जो है वो बड़ा प्रमुख होकर के और विकसित हुआ। धर्म को सबसे बड़ी, मजहब को उनके सबसे ज्यादा प्रधानता दी गई। ऑन कॉन्ट्रेरी भारत जो जिसका कि उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है, जिसका कारक ग्रह शुक्र है, शुक्र ने ही ये सारे परिणाम दिए हैं। मैं शुक्र की बात इतनी क्यों कर रहा हूं, आज की तारीख में जब हम ये कुंडली देख रहे हैं और इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, भारत में चंद्रमा की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। ये मैं सामने कुंडली रखी है। इस कुंडली में 22 मई 2023 के बाद से चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा आई है। जब भी भारत में शुक्र की अंतर्दशा आई है, किसी भी ग्रह के दशा अंतर्दशा में, या जब शुक्र की महादशा आई थी उस समय पर भी भारत में महान परिवर्तन हुए, राजनीतिक परिवर्तन हुए, कुछ आर्थिक निर्णय लिए गए और भारत प्रगति की राह पर। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार किसकी है या किसकी थी या किसकी खराब है, किसी अच्छी है, मैं ये बात नहीं कर रहा। जो भी आकलन है शुद्ध ज्योतिषी आकलन है। शुक्र की बलवत्ता, मेरा सारा जोर शुक्र के ऊपर है। अब ये जो शुक्र की अंतर्दशा चालू हुई है 22 मई 2023 के बाद से लेकर के, और ये चलने वाली है 19 जनवरी 2025 तक। 19 जनवरी 2025 तक शुक्र की अंतर्दशा है। उसके बाद में चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा चालू हो जाएगी और उसके बाद में फिर चंद्रमा की महादशा समाप्त। चंद्रमा में क्या खासियत है? चंद्रमा की खासियत यह है कि ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला, जिसको सामान्य ज्ञान है कि लग्न का स्वामी, लग्न में 2 नंबर डला हुआ है। ये देखिए आप, लग्न में 2 नंबर डला हुआ है, तो यहाँ पर दूसरे घर में 3 नंबर, तीसरे घर में 4 नंबर, चौथे घर में 5 नंबर आना चाहिए। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से जो कुंडली बनी है, ये जिसको हम लोग कस्प चार्ट कहते हैं, यहाँ देखिए आप, लग्न तो बराबर वृषभ में आ रहा है, ये 2 नंबर डला हुआ है और बुध को 2 घरों का स्वामित्व मिल गया है, जिसको हम कस्प कहते हैं। यानी कि 2 घरों का भावारंभ मिलने के कारण यहाँ पर भी 3 नंबर आया है, यहाँ पर भी 3 नंबर आया है। और चौथे घर में जहां पर कि यहाँ 5 नंबर आता है, यानी सिंह राशि आना चाहिए, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से चौथे घर में 4 नंबर डला है, यानी कि कर्क राशि डली हुई है। यह है अंतर। एक दूसरा अंतर कृष्णमूर्ति पद्धति का कि ये जो चंद्रमा है पूरी कुंडली, मैंने अभी शुक्र के बारे में बताया कि शुक्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसी प्रकार से चंद्रमा के भी 3 नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा के तीनों नक्षत्रों में अन्य कोई ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा भी बहुत बलवान हो गया, शुक्र भी बहुत बलवान हो गया। तो चंद्रमा की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा ये एक महान परिवर्तन का सूचक है। अब यहाँ तो ये स्पष्ट है, मई 2023 से लेकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मई 2023 के बाद से शुक्र की अंतर्दशा आई है, चल रही है, और इसी दौरान भारत में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन, जैसे कि लोकसभा चुनाव अभी चल ही रहे हैं, इसके पहले विधानसभा, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए, उसके क्या परिणाम निकले सबको मालूम। इस ज्योतिषीय आकलन से कम यह बात तो स्पष्ट हो रही है कि इसके बाद में जो भी सरकार बन रही है, इस समय पे जो भी सरकार बन रही है, बेहद बलवान है, बेहद बलवान होने वाली है। वो पिछले 2019 में जो सरकार थी उसके पास में जितनी शक्ति थी उससे ज़्यादा शक्ति इस बार के चुनाव में मिलने वाली है। एक बात तो दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है। अब ये जो नई सरकार बनेगी, जो बहुत शक्तिशाली होगी, जिसके पास में
आंकिक दृष्टि से भी लोकसभा में, राज्यसभा में और अन्य प्रकार से विधानसभाओं में जो भी शक्ति होगी वो पिछले बार के चुनाव से तो ज्यादा होगी। क्या प्रभाव होंगे इसके? इसी चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा के समय में भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से, मैंने अभी आपको दिखाया कि वो चंद्रमा जो है वो चौथे घर का भी स्वामी हो गया है, जबकि वहां का स्वामी तो जो है वो सूर्य को मिलना चाहिए कायदे से। लेकिन कुंडली बनाने की जो उस समय की जो ग्रह स्थिति थी 15 अगस्त 1947 की रात को जो ग्रह स्थिति थी उसके अनुसार चौथे घर का स्वामी सूर्य न हो करके हमारे हिसाब से चंद्रमा हो गया। तो चंद्रमा में जब शुक्र की अंतर्दशा आई तो ये भौगोलिक विस्तार को दर्शाता है। ऑन कॉन्ट्रेरी हम यदि पाकिस्तान की कुंडली देखें तो पाकिस्तान की कुंडली में वर्तमान में शुक्र में बुध की अंतर्दशा चल रही है। महादशा स्वामी शुक्र है और अंतर्दशा स्वामी बुध है। उनकी कुंडली का अध्ययन करने पे ये ज्ञात होता है कि शुक्र चूंकि उनकी कुंडली में तो उतना बलवान नहीं है, क्योंकि उनकी कुंडली में शुक्र की जो पोजीशन है वो कमजोर है भारत के तुलना में। भारत का शुक्र में अभी आपको दिखाया लग्न का स्वामी उसका जरूर है, लेकिन उपनक्षत्र स्वामी चूंकि राहु है उसने शुक्र को दूषित किया है लग्न में बैठ करके। शुक्र कमजोर हो गया, धर्मांधता बढ़ गई और विकास कम हो गया, डेवलपमेंट की बातें कम हो गई, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि बातों में राहु ने पूरे देश को, उनके देश पाकिस्तान को दूषित कर दिया। अब उसी पाकिस्तान को शुक्र की महादशा चल रही है और उसमें बुध की अंतर्दशा। ये जो अंतर्दशा है ये 9 जून 2023 से चालू हो चुकी है और ये चलेगी 8 अप्रैल 2026 तक। तो अब इस दौरान, इस 2-2.5 साल के दौरान जो पाकिस्तान को जो अंतर्दशा चल रही है, स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान को किसी बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा और उसका जो सीधा लाभ है वो भारत को मिलना। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर सब लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूँ, ये अगर पीओके का भारत में विलय लगभग तय है, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। वो जो शुक्र है जो लग्न का उपनक्षत्र स्वामी है वो दूसरे घर का भी और तीसरे घर का भी उपनक्षत्र स्वामी है। ऑन कॉन्ट्रेरी जो पाकिस्तान है उसके तीसरे घर का उपनक्षत्र स्वामी वो चंद्रमा है। सीधा सा मतलब है कि संघर्ष की स्थिति बनने वाली है, जो हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की कुंडली के विषय में कि 1965 के समय पे, 1971 के समय पर और 1999 के समय पर ये जो 3-4 युद्ध हुए हैं उस समय पे शुक्र का और चंद्रमा का और केतु का क्या इन्फ्लुएंस था और किस प्रकार से ग्रह स्थितियों ने परिस्थितियों को युद्ध में बदल दिया, संघर्ष की परिस्थितियों को युद्ध में बदल दिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 23 मई 2023 से लेकर मई 2023 से लेकर के और आने वाले अप्रैल 2026 के बीच में, इन 3 वर्षों के बीच में एक छोटा मोटा ही सही लेकिन संघर्ष अवश्य होगा। और उस संघर्ष के बाद पाकिस्तान का एक हिस्सा टूट करके भारत में विलय हो जाने की पूरी संभावना है। भारत की चुनौतियां यहाँ समाप्त तो नहीं होती, क्योंकि पहले, दूसरे, तीसरे घर का स्वामी, उपनक्षत्र स्वामी एक ही प्लेनेट है, वो शुक्र है। तो अगर ये विलय हो भी गया तो भारत के लिए स्थिति उतनी अनुकूल नहीं रहेगी जैसा कि इसके पहले हो चुका है। 1947 से भारत आगे जरूर बढ़ा, लेकिन बहुत सारे अंतर्विरोध भी भारत को झेलने पड़े। कुछ अपने देश के ही लोगों ने कुछ ऐसे काम किए कि जिसकी वजह से भारत को नीचा देखना पड़ा या भारत का उपहास उड़ाया गया। राजनीतिक विरोध भी झेलना पड़ा सरकारों को, सभी सरकारों को, किसी एक सरकार को नहीं। तो ये स्थिति आगे भी बनने वाली है। भारत के कुछ लोगों द्वारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भारत में विलय का विरोध भी हो सकता है और भारत को इन दोनों मोर्चों को एक साथ जूझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 3 घर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इसका उपनक्षत्र स्वामी एक ही प्लेनेट है। शुक्र जो है भारत को कुछ ना कुछ दिलवाएगा, पर बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस बात की पूरी संभावना है कि एक छोटा मोटा संघर्ष ही सही, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमित युद्ध अवश्य हो सकता है। लेकिन भारत का जो नेतृत्व है इस दौरान 2023 मई 2023 से लेकर के और आने वाले 2026 तक के भारत का जो, अब इसके बाद में जब चंद्रमा की दशा निकल जाएगी तो एक बात ध्यान रखिएगा कि मंगल की महादशा आने वाली है।
जो कि इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। यानी कि बहुत भारी परिवर्तन अभी आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बना करके और हमारा ज्योतिषी विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो पीओके के बारे में जो मेरा ज्योतिषी आकलन था वो आज का इस प्रकार का था। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।